नमस्कार दोस्तों आज फिर से हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो कि साइंस पार्ट से लिए गए हैं। दोस्तों ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो 2018 17 9 2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों चलिए हम फटाफट जानते हैं क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों ये सारे प्रश्न रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों चलिए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा वो है, मछलियों के हृदय में कच्छ होते हैं? 3 1 2 4। दोस्तों 2 कच्छ होते हैं मछलियों के हृदय में और मानव के हृदय में कितने होते हैं? 4। और जो मेढक होता है उसके हृदय में होते हैं 3। दोस्तों ये 2 पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों जो अगला प्रश्न हमारे पास है वो है, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? दोस्तों इसको हम निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है, वो होता है A = प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु संख्या होती है। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं। जो हमारा द्रव्यमान संख्या है वो A है, प्रोटॉनों की संख्या P होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या N होती है। दोस्तों कितने हैं? 298 क्या है? द्रव्यमान संख्या है तो 298। और जो चीज़ इधर है दोस्तों न्यूट्रॉन कितने हैं? 189। जो चीज़ इधर है इक्वल टू के, वो जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो -189 = Z। परमाणु क्रमांक को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन दोनों एक ही होते हैं, याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। दोस्तों अब इसको घटा लीजिए, दोस्तों आ जाएगा 109। दोस्तों तो याद रखिएगा जो उसमें परमाणुओं की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 109 दोस्तों हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, एथेन की विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना कौन सी है? दोस्तों एथेन एक कार्बनिक पदार्थ होता है। तो देखिए दोस्तों एथेन में 2 कार्बन होते हैं और कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो एक तो संयोजकता दोनों की पूरी हो गई दोस्तों। एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा नीचे और तीसरा यहाँ पर, फिर ऐसे ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब हम काउंट करते हैं। इसकी देखिए वैलेंसी कितनी हो गई? 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब दोनों कार्बन की 4 संयोजकताएं क्या हैं? पूर्ण है। अगर दोस्तों क्या करें, इसको कंबाइंड देखें तो हो जाएगा C2H6। ये एथेन का सूत्र होता है। तो एथेन की संरचना मैंने आपको बना के दिखा दी और एथेन का ये सूत्र है। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास दोस्तों प्रश्न है वो है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? दोस्तों चलिए देखते हैं। पानी का, कांच का, मिट्टी का, प्लास्टिक का। दोस्तों लेंस बनाने में पानी का उपयोग होता है क्योंकि उसको डाल के साफ भी कर सकते हैं, उसका फोकस पॉइंट भी जो है सही करते हैं। दोस्तों कांच का तो बिल्कुल ही होता है। मिट्टी का, प्लास्टिक का भी होता है क्योंकि फाइबर के जितने भी लेंस होते हैं वो सबके प्लास्टिक के बने होते हैं। और मिट्टी का दोस्तों प्रयोग नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा दोस्तों।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारे पास वो है धातुओं के किस गुण के कारण उनकी प्लेट बनाने में आसानी होती है। दोस्तों प्लेट मतलब इनका कहने का मतलब है उसको पीटा जाए तो वो प्लेट के रूप में जो है फैल जाए और तैयार हो जाए। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन है आघात वर्धनीय, प्रतिधनात्मकता, चालकता, तन्यता। दोस्तों प्रतिधनात्मकता तो धातुओं की होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्लेट की तरह फैलें। चालकता, धातुओं में चालकता भी होती है दोस्तों। तन्यता भी दोस्तों होती है, जिसके हम तार खींच सकते हैं, टेक्सटाइल उसे बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आघात वर्धनीयता जो होती है उसके कारण होता क्या है, जितना हम इसको पीटेंगे उतना ये प्लेट के रूप में फैलेगी दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, आघात वर्धनीयता। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का कार्य करता है, उसके द्वारा खर्च की गई शक्ति ज्ञात करो। दोस्तों P इक्वल टू क्या होता है, W/T। शक्ति का दोस्तों ये फॉर्मूला होता है। तो W कितना है दोस्तों, 1000 है, और जो हमारा T है टाइम है वो सेकंड में दिया है, तो 2 रख लीजिए यहाँ नीचे। इसको दोस्तों काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 2 पंचे 10 मतलब 5, और ये 2 जीरो तो कितना आ जाएगा, P इक्वल टू 500 क्या आएगा दोस्तों, वॉट, क्योंकि शक्ति का जो मात्रक होता है वो वॉट होता है। तो कितना हो जाएगा, 500 वॉट। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न हमारे पास है वो है आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में कितने तत्व मौजूद हैं। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 6 तत्व मौजूद हैं। 2 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों वर्ग पूछ रहा है तो वर्ग में 2 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, क्योंकि सब में 5 से तो ऊपर ही है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, 4 भी नहीं हो सकते, 5 भी नहीं हो सकते दोस्तों। तो 6 तत्व होते हैं, 5 ऊपर होते हैं और 1 नीचे होता है। दोस्तों मेरे पास वो है नहीं तो आपको ज़रूर दिखाता। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिखा है धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनिए। प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसमें जो विद्युत है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से फ्लो ना हो, उस जिसमें आसानी से फ्लो हो जाएगी वो विद्युत का अच्छा सुचालक होगा, और जिसमें आसानी से जो है फ्लो नहीं होगी वो विद्युत का क्या हो जाएगा, अच्छा सुचालक नहीं होगा। दोस्तों Ag की बात करें तो Ag का मतलब होता है सिल्वर। तो सिल्वर की प्रतिरोधकता दोस्तों सबसे अधिक होती है। निकिल की बात करें तो सिल्वर से थोड़ा सा कम होती है। इसी तरह ये W की जो है उसकी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कम प्रतिरोधकता होती है वो होती है सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर की दोस्तों जो चालकता होती है वो काफ़ी अधिक होती है और प्रतिरोधकता जो होती है वो सबसे कम होती है दोस्तों याद रखिएगा ये सही क्रम है। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है 2-3 बार, तो दोस्तों ये याद रखिएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं। दोस्तों 3, 7, 4, 5 दोस्तों 4 कक्षाएं होती हैं। दोस्तों जो जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है और ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं। दोस्तों इसमें जो कक्षाएं होती हैं वो 4 होती हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें जो कक्षाएं होती हैं वो 4 होती हैं, क्योंकि जो ब्रोमीन है Br वो 35 उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना हो जाएगा, 2,
8 और 18, 18 और 8 दोस्तों कितना हो गया? 26 और 2, 26 2 28, अभी भी 35। तो इसके बाद एक कक्षा और बन जाएगी 32 वाली दोस्तों। तो इसीलिए इसमें कितनी कक्षाएं होंगी? 4 कक्षाएं होंगी दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला प्रश्न हमारे पास है वो है किसी परमाणु का उपपरमाणु का नहीं है। जीनॉन दोस्तों, जीनॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों परमाणु का उपपरमाणु क्या होते हैं वो समझते हैं दोस्तों। जो हमारा परमाणु होता है उसको समझते हैं। जो हमारा परमाणु होता है दोस्तों वो क्या होता है कि जैसे कि H हो गया, लिथियम हो गया दोस्तों, ये सब क्या है? परमाणु है। लेकिन इसके अंदर भी क्या होते हैं? उप परमाणु होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 क्या होते हैं? उप परमाणु होते हैं। देखिए दोस्तों, उप परमाणु नहीं है पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो और न्यूट्रॉन ये क्या है? उप परमाणु है। लेकिन जीनॉन एक क्या है? परमाणु है। जीनॉन एक गैस होती है दोस्तों, तो ये एक परमाणु में आती है। तो इसीलिए जीनॉन जो है दोस्तों एक उप परमाणु नहीं है दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न हमारे पास है वो है परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर लगने वाला बल कहलाता है ज्वारीय बल, वैद्युत स्थितिज बल, गुरुत्व बल, नाभिकीय बल। दोस्तों परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन पर जो बल लगता है वो नाभिकीय बल लगता है दोस्तों, क्योंकि परमाणु क्या होता है? गोल होता है, जिसके कारण दोस्तों नाभिकीय बल के कारण ही ये क्या रहते हैं? आपस में बंधे रहते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है निम्न में से कौन सा विकल्प आपको अपवर्तक सूचकांक का सही आरोही क्रम है? दोस्तों बर्फ, केरोसिन, जेजीन, सेंधा नमक, चेंजीन, सेंधा नमक, बर्फ, केरोसिन, सेंधा नमक, बेंजीन, सेंधा नमक, बेंजीन, बर्फ, केरोसिन। दोस्तों देखिए, इसको ध्यान से देखिए कि कह रहा है कि अपवर्तक सूचकांक, मतलब इसका अपवर्तनांक पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक, इनका जो अपवर्तनांक का जो है सही क्रम यही है दोस्तों कि बर्फ़ का जो अपवर्तनांक होता है वो ज़्यादा होता है बेंजीन का, फिर सेंधा नमक का। तो याद रखिएगा कि ये जो है करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है हमारे पास दोस्तों वो है उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? दोस्तों पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो है जितने भी हमारे लवण होते हैं उनका जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, लेकिन जो अम्लीय किस्म के होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, उनका पीएच मान 7 होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या है? सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास दोस्तों वो है कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है दोस्तों? जाइलम, स्केलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। दोस्तों जो जाइलम है वो एक जटिल उत्तक का उदाहरण है। जाइलम द्वारा क्या होता है दोस्तों? जल पौधों की जड़ों से ऊपर जाता है। स्केलेनकाइमा दोस्तों, स्केलेनकाइमा ही क्या करता है? पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, ये एक उत्तक होता है दोस्तों। पैरेनकाइमा दोस्तों ये प्रकार है उत्तक का, और कोलेनकाइमा दोस्तों ये पौधों को क्या करता है? मृदुता प्रदान करता है।
तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंध पर, उपोष्णकटिबंध पर, ध्रुवों पर। दोस्तों ध्रुवों पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो सर्वाधिक होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, उपास्थि का अंत कंकाल, सल का बहिकंकाल, स्यूडोकोलम की उपस्थिति। दोस्तों कह रहा है विशेषता नहीं है। दोस्तों गलफड़ों द्वारा जो है मछलियाँ सांस लेती हैं। उपास्थि का अंत कंकाल, उपास्थि नहीं होती है दोस्तों। सल का बहिकंकाल, सल का भी बहिकंकाल दोस्तों उसमें होता है और उपास्थि भी होती है दोस्तों। उपास्थि का अंत कंकाल भी होता है। दोस्तों लिखा है निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग का विशेषता नहीं है। गलफड़ों द्वारा सांस लेना ये दोस्तों विशेषता है। उपास्थि का अंत कंकाल ये भी विशेषता है। सल का बहिकंकाल ये भी विशेषता है। दोस्तों लिखा है लास्ट ऑप्शन, स्यूडोकोलम की उपस्थिति ये विशेषता नहीं है दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, स्यूडोकोलम की उपस्थिति। दोस्तों अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है, मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है। दोस्तों जो प्लेसेंटा ऊतक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऊतक है। इसको कायदे से आप पढ़ लीजिएगा या देखिए मैं ही पढ़ाऊँगा। तो देखते हैं प्रश्न की तरफ। दोस्तों भ्रूण को पोषण प्रदान करना तथा भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना, भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, भ्रूण को प्लेसेंटा ऊतक भ्रूण को पोषक प्रदान करता है तथा भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, बाहर निकालता है। दोस्तों भ्रूण होता है जो जब जायगोट जो बच्चा दोस्तों जो बनता है जब तब भ्रूण पैदा होता है, वही होता है भ्रूण। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा लगता है। अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत, गुर्दे। दोस्तों अग्नाशय की जब हम जांच करते हैं तो रक्त में शर्करा का वृद्धि का पता लगता है दोस्तों। और एक बात और, जो इंसुलिन होता है वो अग्नाशय में ही दोस्तों बनता है। तो याद रखिएगा अग्नाशय इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कंस्टेंट किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। Cu निकिल, निकिल, टाइटेनियम, आयरन, क्रोमियम, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकिल, मैग्नीज। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉपर और निकिल। दोस्तों इसकी वजह से हम कंस्टेंट धातुओं को क्या करते हैं, बनाते हैं मिश्रित करके। अगला जो प्रश्न है हमारे पास दोस्तों वो है फास्फोरस। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है न्यूमेरिकल है। लिखा है, यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करो। दोस्तों पूछ रहा है विद्युत आवेश और कह रहा है यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती। देखिए दोस्तों टी दिया है, कितना दिया है, 6 मिनट टाइम दिया है दोस्तों। और आई दी है, कितने दी है दोस्तों, 0.6। आवेश पूछता है दोस्तों, होता है Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। दोस्तों 6 को अगर हम सेकंड में बदलें मिनट को तो हो जाएगा 6 छंग 36। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 छंग 36। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 360 सेकेंड और I जो है वो पॉइंट में दी है तो 0.6। इसको दोस्तों इंटू करा लेंगे। 6 छंग 36 के 6 दोस्तों, 6 त्रिक 18, 18 और 3 21,
21 दोस्तों होता है 216। और दोस्तों जो जीरो यहाँ पे लगेगा वो पॉइंट लग जाएगा, तो जीरो का कोई महत्व नहीं होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 216 कूलाम दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों वो भी एक न्यूमेरिकल है। वो है, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को अगर आपने मिस किया तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। तो ध्यान से दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों देखिए, चलते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है 20 किलोग्राम के सामान को ज़मीन से उठाकर 2 मीटर ऊपर उठाकर, मतलब कह रहा है दोस्तों कि 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। तो दोस्तों W इक्वल टू क्या होता है, F.S। अब F क्या होता है दोस्तों, ये होता है M और G और S। M दोस्तों कितना है हमारे पास 20, G कितना 10 रख लीजिए, और S कितना है 2 रख लीजिए। तो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा 400 जूल। मतलब उसको कितना कार्य करना पड़ेगा, 400 जूल कार्य करना पड़ेगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न हमारे पास है वो है, जब एक गिलास पर, दोस्तों अगला प्रश्न जो है वो है, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को अंगुली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का पानी में गिर जाता है। यह कथन किस नियम का है? न्यूटन गति का तीसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जड़त्व का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। दोस्तों यह जो नियम है वो जड़त्व का नियम है। दोस्तों होता क्या है, जो उनका फर्स्ट नियम भी कहते हैं, पहला नियम भी कहते हैं, वो कहता क्या है, कहता है यदि हम किसी वस्तु, दोस्तों वो है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो तब तक गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाया ना जाए। दोस्तों तो जो सिक्का था वो क्या था, रखा हुआ था, और उस पर हमने क्या लगाया, बाह्य बल लगाया। तो पहले वो जड़त्व की कंडीशन में था और बाद में क्या हुआ, वो जो है गति की अवस्था में आ गया। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? 1/2, 1/4, 1/6, 1/12। दोस्तों G/6, तो मतलब हो जाएगा 1/6 दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/6। चंद्रमा पर जो भार हो जाएगा पृथ्वी के अपेक्षा वो हो जाएगा 1/6 दोस्तों। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? नींबू का रस, बेकिंग सोडा, दूध, सिरका। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सेकंड। दोस्तों बेकिंग सोडा का उपयोग हम मक्खी के डंक को के इलाज के लिए करते हैं। दोस्तों इसका उपयोग हम मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए करते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न हमारे पास, इस शिफ्ट में इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय।